So, hi guys, and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily The Hindu news and editorial analysis of 13th of March 2021. तो आज है तारीख 13 मार्च 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को एक कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर आकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी आप लोग को ये चैनल मिलेगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इसको ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, मतलब कि इस चैनल का लिंक है वो। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा और इसको आप लोग ज्वाइन कर पाओगे। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर मिलता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप लोगों को मैप में जाकर देखना है मैक्सिको को। मैक्सिको कहाँ पर है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, किस किस से बाउंड्री शेयर करता है, अच्छे से मैप में देखने के बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ये हमारे द हिंदू का ये है पेज नंबर 1। तो सबसे पहले देखेंगे पेज नंबर 1 पे क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। तो पहला आर्टिकल बात करता है क्वाड समिट के बारे में। तो कल 12 मार्च तारीख थी और कल हुआ है क्वाड का समिट। तो क्वाड में क्या है, बेसिकली ये क्वाड में अभी आप लोगों को बताऊंगा, प्लस ये जो समिट हुई है इसके अंदर क्या क्या बातचीत करी गई है ये भी हम लोग बात करेंगे। तो इसी के ऊपर आज का हमने थंबनेल भी बना रखा है, आप लोगों ने देखा होगा। नाउ सबसे पहले बात करते हैं क्वाड की। तो क्वाड है बेसिकली 4 कंट्रीज़ का ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर 4 कंट्री आती हैं और इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी बोलते हैं। अब वो 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? 4 कंट्रीज़ में है, पहले आप देख पाओगे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। इन 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है, ये आपस में मिलकर कॉपरेट करके चलते हैं इस क्वाड को लेकर। तो ये जो क्वाड के लीडर्स हैं इनके आपस में बातचीत हुई है, इन्होंने डिस्कशन किया है इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन करा गया है, वो मैं भी आप लोगों को आगे बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे कंट्री के यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, और आप देख पाओगे यूएसए के प्रेसिडेंट थे, प्लस ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे और जापान के प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन चारों के बीच में ये मीटिंग हुई है और उस दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला है कि जो ये क्वाड है ये और ज़्यादा, ये जो कंट्रीज़ हैं इनके रिलेशन को और ज़्यादा मजबूत कर देगा, और ज़्यादा ये कंट्रीज़ पास आ जाएंगी पहले से, ठीक है। तो आपस में मिलकर काफ़ी अच्छे से वर्क कर पाएंगी, ये बोला गया। उसके बाद इसके बारे में हम देखें क्या क्या चीज़ों के ऊपर हाईलाइट्स डाला गया है। सबसे पहले तो बात करी गई है कोऑपरेशन के बारे में। तो ये जो चारों मेंबर कंट्रीज़ हैं आपस में मिलकर काम करेंगी। सबसे पहले जो ये ग्लोबल पैंडमिक है यानी कोविड-19 है, इससे कैसे लड़ा जाए इसको लेकर बातचीत करी गई है। उसके बाद वैक्सीन को लेकर बातचीत करी गई है इस समिट के अंदर, यहाँ पर ये बताया गया है। और तीसरी चीज़ इंडो पैसिफिक रीजन को ओपन और फ्री बनाने की बातचीत करी गई है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन ऐसा है जहां पर चाइना अपना काफ़ी हद तक एग्रेशन दिखाता है। तो चाइना को टैकल करने के लिए ये चारों कंट्रीज साथ में मिल चुकी हैं और ये चारों कंट्रीज मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन को एक ओपन और फ्री रीजन बनाने की पूरी कोशिश करने वाली हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ये इंडो पैसिफिक रीजन क्या होता है। तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक पिक्चर सेंड कर दिया है, आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। ये वाला रीजन बेसिकली ये है इंडो पैसिफिक रीजन। इसके अंदर चाइना अपना एग्रेशन दिखाता है, यहाँ पे आप देख पाओगे साउथ चाइना सी है, यहाँ पर भी एग्रेशन दिखाता है पर्टिकुलर इन एरियाज़ में भी। तो यहाँ पर हम लोग इसको एक ओपन और फ्री रीजन बना सकें, उसके लिए यहाँ पर बातचीत करी गई है इस समिट के अंदर। आई होप आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी ना। उसके बाद देख पाओगे अगेन यहाँ पे ये बताया गया, वो सारी हाइलाइट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो इसके अंदर बताया गया आर्टिकल के अंदर। आप देख पाओगे वैक्सीन को लेकर बात करी गई है, क्लाइमेट चेंज को लेकर बातचीत करी गई है, क्योंकि आज के टाइम पर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है और वो क्लाइमेट चेंज आप कह सकते हो ये भी बहुत बड़ा इशू बन चुका है। तो कैसे क्लाइमेट चेंज से लड़ेंगी ये चारों कंट्रीज़, ठीक है, उसके ऊपर बातचीत करी गई है। उसके बाद जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको लेकर ये लोग बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई है, क्या क्या हुआ है इस समिट के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया। कौन कौन था इस समिट के अंदर वो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाओगे क्या बोला गया है, एक जॉइंट स्टेटमेंट इशूड आफ्टर द समिट। क्या है यहाँ पे बोला गया है, वी विल जॉइन फोर्सेस टू एक्सपेंड सेफ, अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव वैक्सीन प्रोडक्शन एंड इक्विटेबल
एक्सेस, यानी कि सबने मिलकर बोला है कि हम लोग कोशिश करेंगे, मिलकर काम करेंगे कि किस तरीके से जो वैक्सीन का प्रोडक्शन है उसको इफेक्टिव बनाया जा सके और सभी तक ये वैक्सीन को कवर किया जा सके, सभी लोगों को ये दिया जा सके, एक इकोनॉमिकली वैक्सीन बनाई जा सके, यानी लोग सब अफोर्ड कर सकें, ठीक है, और उसको हम लोग सभी को दे सकें और जल्द से जल्द हम लोग पूरे वर्ल्ड को कोविड फ्री बना सकें। ये बातचीत करी गई है इस क्वाड समिट के अंदर। ओके, नाउ ये था क्वाड का पूरा ये जो समिट हुआ है उसका हाईलाइट। ना उस पर आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है, फ्राइडे में ये बात बोली गई है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो सकते। यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो इलेक्शन, आप कह सकते हो इलेक्शन कमीशन जो है हमारा, तो उसका आप कह सकते हो जो इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट कराएगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, तो ये नहीं हो सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ब्यूरोक्रेट्स, मतलब कि आपको ये आर्टिकल में थोड़ा बहुत घिचपिच हो गया होगा, ये क्या हो गया, देखो सिंपल शब्दों में समझो। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नौकरशाही है, वो यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हम लोग इलेक्शन कमिश्नर बना देते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में एक मौखरी होगी, संविधान का एक मजाक होगा, ऐसा यहाँ पे बात रखी गई है। तो बोला गया है उसके लिए कोई एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, किसी का आप कह सकते हो फोर्स में ना आए, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट हो, एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मिले इस इलेक्शन के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है, ठीक है, मतलब कोई यहाँ पे ऐसी घोटाला वगैरह ना देखने को मिले, और उस वजह से जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन सा गवर्नमेंट एम्प्लॉय कभी भी नहीं होना चाहिए, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर बात करी गई है। नाउ ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बोली गई, एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए जिसकी वजह से एकदम अच्छे से जो स्टेट इलेक्शन है वो आराम से हो पाए, ठीक है, कोई यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एक छोटा सा आप देख पाओगे, ये बात करता है रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन क्या होती है? महंगाई। अब यहाँ पर आप देख पाओगे महंगाई जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ती भी जा रही है, चाहे हम फ्यूल के प्राइसेस बोलें, एलपीजी के प्राइसेस बोलें, फूड हो गया, फूड में भी जो है प्राइसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली बोला जा रहा है 3 महीने से हम लोग देख रहे हैं प्राइसेस लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो आप देख पाओगे फरवरी के अंदर आप देख पाओगे, फिर उसके बाद जनवरी में 4.6% तक यहाँ पे प्राइसेस थे, उसके बाद फरवरी में 5.3% से बढ़े हैं। तो यानी कि लगातार जो है फूड के प्राइसेस आप देख पाओगे, फ्यूल के प्राइसेस ये इंक्रीज़ होते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे ये बताया गया है ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, बात करी गई है नोवावैक्स के बारे में। तो नोवावैक्स ने रिपोर्ट कराई कि जो 96.4% तक ये एफिकेसी है, यानी इफेक्टिवली यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है, जो भी वायरस है कोविड-19 का, उस पर ये जो वैक्सीन है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करेगी, वो यहाँ पे बोला गया है। नोवावैक्स क्या है? एक यूएस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जो कि डेवलप कर रही है एक वैक्सीन को, ठीक है, कोविड-19 के लिए। अब यहाँ पर ये बोला गया है जो ये वैक्सीन डेवलप करी जा रही है, ये वैक्सीन काफ़ी बढ़िया है और 96.4% तक जो है वायरस को ये मार सकती हैं और इफ़ेक्टिवली काम करेंगी, यानी कि काफ़ी बढ़िया तरीके से इनकी वर्किंग होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट ये देख पाओगे, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है नोवावैक्स के साथ ही कि ये लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये नोवावैक्स की वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या है, ये हमारे कंट्री के अंदर है, पुणे के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। और ये भी आपको ध्यान रखना है, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन प्रोड्यूस करता है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हमारे भारत के पास वैक्सीन बनाने की काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी है, ठीक है। और यहाँ पर इसके चीफ कौन है वो आप लोग बताना ज़रा, अगर आप लोगों को मालूम हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, एक छोटा सा आर्टिकल आप यहाँ पे देख पाओगे, बात करी गई है इंडिया और चाइना के बारे में। तो इंडिया और चाइना मिलकर LAC के ऊपर बातचीत करने वाले हैं आने वाले टाइम पर भी, वो यहाँ पे यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद आप देख पाओगे जो इंडिया और चाइना है, इनमें एक दूसरी राउंड ऑफ टॉक होने वाली है मिलिट्रीज़ के बीच में, जिसके अंदर ये डिस्कशन करेंगे जो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर अभी डिसएंगेजमेंट कंटिन्यू किया है उसको लेकर, कि आगे ये जो बात है इसको थोड़ी सी और आगे लेकर चलें, जिससे कि इन दोनों के रिलेशन है उसको हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा मेंटेन कर पाएँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और खैर यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहली बात लोकेशन देखनी है LAC की, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। तो ये कहाँ पर है आप लोगों को अच्छे से मैप में देखना है, मैंने आप लोगों को 2-3 बार एग्जैक्टली दिखा रखा है। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, देखो ये है LAC वाला एरिया, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आपको ध्यान रखना है
LAC और LOC के बीच में डिफरेंस है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। LAC वाला एरिया ये है, LOC वाला ये एरिया ये है। ये पाकिस्तान की साइड पड़ता है, ये पड़ता है चाइना की साइड। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस हुआ है, यानी कि इंडिया के जो सोल्जर्स थे वो यहाँ से पीछे हटे हैं और चाइना के सोल्जर्स पीछे हटे हैं, क्योंकि लगभग 1 साल से आपस में यहाँ पर स्टैंड ऑफ जारी था, लगातार जारी यहाँ पर स्टैंड ऑफ चल रहा था। ठीक है, तो वो यहाँ पर देखने को मिला है। तो बातचीत इसी को लेकर है कि जो ये अभी डिसएंगेजमेंट हुआ है इसको हम लोग और आगे लेकर चलने वाले हैं। अभी और ज़्यादा रिलेशन थोड़े बहुत जितने भी मेंटेन हो पाएंगे हम लोग वो रिलेशन मेंटेन करेंगे। अब ये जो मीटिंग के बारे में है, ये सारी बातचीत हो, यानी कि ये जो राउंड ऑफ टॉक होने वाली है, ये कैसे बातचीत हुई है? ये अभी 21वीं मीटिंग हुई है फ्राइडे में, तो फ्राइडे में वर्चुअली हुई है, फिजिकली नहीं हुई है। वर्चुअली ये मीटिंग हुई है किसके द्वारा? WMCC के द्वारा, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इनके द्वारा यहाँ पर इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स को लेकर बातचीत करी गई है। और अब जो है यहाँ पर क्या है, आने वाले टाइम पर हम लोग और ज़्यादा मीटिंग करने वाले हैं, राउंड ऑफ टॉक होने वाली है जहाँ पर ये डिस्कशन होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ आते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। आपका होगा डायरेक्टली पेज नंबर 8 पर। तो हाँ, बीच में जो है कुछ पेजेस हैं जहाँ पर आपके लिए कोई भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लस एडिटोरियल वाला सेक्शन है, तो उसको बिल्कुल हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। ओके, नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे वही सेम आर्टिकल जो कि हमने पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किया है। क्वाड की अभी समिट हुई है, उसके अंदर चारों कंट्रीज़ ने मिलकर क्या क्या डिस्कशन किया है हम लोगों ने बातचीत कर ली इसके बारे में। नाउ नेक्स्ट आप देख पाओगे जो नोवावैक्स के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया है कि जो 96.4% तक एफिकेसी का तरह ये काम कर रहा है वायरस की तरफ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। नाउ पेज नंबर 9 की तरफ आएंगे तो अगेन यहाँ पे इंडिया और चाइना कंटिन्यू कर रहे हैं LAC टॉक्स को लेकर, तो ये भी हम लोगों ने अभी चर्चा करा है इसके ऊपर, उसका थोड़ा बहुत डिटेल में दे रखा है, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, वही चीज़ वापस से दोहराई गई हैं जो मैंने अभी आप लोगों को मैप में दिखाया है। LOC क्या है, LAC क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देख पाओगे इंडिया और चाइना मिलकर बातचीत करेंगे, अनदर राउंड ऑफ टॉक होगी, या हमने देख लिया सब कुछ। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर वापस से रिपीटेडली बताई गई है, तो आपको इसको ईजिली स्किप कर सकते हो, इस वजह से हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ये वाला देखो, ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अभी देखो कल हुआ है क्वाड की समिट, अब क्वाड की समिट कल हो रही थी, वहाँ पे चाइना का क्या स्टेटमेंट आया है? एक्सक्लूसिवली ब्लॉक्स शुड नॉट टारगेट थर्ड पार्टी, यानी कि जो ये क्वाड की समिट हुई है इनको टारगेट नहीं करना चाहिए चाइना को। ठीक है, मतलब पहले से ही यार क्या हद हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर बोला जा रहा है इनके द्वारा, जब यहाँ पे समिट चली रही थी तो फ्राइडे में इनको द्वारा बोला गया कि जो ये 4 लीडर हैं क्वाड के, जो ये समिट चल रही है इसमें इनको चाइना को टारगेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो 4 मिलकर हैं, इन 4 कंट्रीज़ को मिलकर किसी एक को टारगेट नहीं करना चाहिए, इनके द्वारा ये बातचीत रखी गई है। पहले ही डर गए है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे अगेन वही हमारा पुराना सा आर्टिकल कि जो केसेस हैं कोविड के वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन एक नाम सबसे ऊपर है इन सब एरियाज़ में, महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। वहाँ पर डेली बेसिस पे केसेस काफ़ी तेज़ी से निकल रहे हैं और साथ ही साथ डेथ भी काफ़ी हद तक हो रही है। उसके बाद ये डेटा आप देखो पाओगे, 2.8 करोड़ वैक्सीन हम लोग अभी तक दे चुके हैं, वो बताया गया है। 2.8 करोड़ से ऊपर, प्लस हम लोग इससे ऊपर वैक्सीन अभी तक दे चुके हैं, टोटल वैक्सीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइडिया आप लोग रख सकते हो। उसके बाद इंटरेस्टिंग आर्टिकल यहाँ पे आप देख पाओगे, बोला गया है इंजीनियरिंग एडमिशन्स के लिए मैथ्स एंड फिजिक्स अब जो है कोई यहाँ पे मैंडेटरी नहीं रहने वाला है, कोई कंपलसरी नहीं रहने वाला है, तो ऐसा AICTE के द्वारा बोला गया है। AICTE क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो 2021-22 के लिए उन्होंने बताया यहाँ पर कि अब ये कोई मैथ्स और फिजिक्स जो है मैंडेटरी नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं विल नॉट हैव मैंडेटरीली स्टडी मैथ्स एंड फिजिक्स इन क्लास 12। अब ज़रूरत नहीं है कि वो लोग मैथ और फिजिक्स अपने क्लास 12 के अंदर स्टडी करें। ठीक है, तो ये नए नॉर्म्स वगैरह रिलीज़ करे गए हैं AICTE के द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खैर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो भी यहाँ पर करना चाहता है उसके बारे में यहाँ पर बता दिया। एक छोटा सा आपको आप कह सकता हूँ कि छोटा सा आइडिया ज़रूर होना चाहिए इन आर्टिकल्स के बारे में ना। उसके बाद यहाँ पर बात करी गई है म्यांमार के सिचुएशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर से म्यांमार के सिचुएशन के बारे में बात करी गई है, लेकिन बेसिकली क्या बोला गया है, जो हमारी सरकार है, हमारी सरकार बोल रही है कि जो म्यांमार से लोग निकल कर आ रहे हैं, सबसे पहली बात तो उनको रोका जाए। ठीक है, इन्फ्लक्स करा जाए, क्योंकि म्यांमार के अंदर क्या है आज के टाइम पर, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। म्यांमार में आज के टाइम पर मिलिट्री रूल चल रहा है। ठीक है, और मिलिट्री रूल से पहले हुआ करती थी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी, यानी लोग अपनी तरफ से इलेक्ट करके किसी नेता को बैठाते थे। लेकिन मिलिट्री ने क्या करा, वहाँ पर इसको फोर्सफुली हटा दिया। अब यहाँ पर मिलिट्री का राज चल रहा है। अब लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है, लोग सड़कों पर आकर निकल कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब प्रोटेस्ट में काफ़ी लोग मारे भी जा रहे हैं।
और बहुत सारे लोग जो है म्यांमार से निकल चुके हैं, म्यांमार से निकल चुके हैं दूसरे कंट्री के रेफ्यूजी बनने के लिए। आप देख पाओगे दूसरे कंट्री के शरण में आने के लिए यहाँ पर निकल चुके हैं। तो आप देख पाओगे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, टोल्ड दे डू नॉट हैव द पावर टू ग्रांट रेफ्यूजी स्टेटस। यह क्या है, यहाँ पर देखो बेसिकली क्या बोला गया है, यहाँ पे आप नज़र मारो। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, इन्होंने यहाँ पर लिखा चीफ सेक्रेटरीज़ को, कौन कौन किन किन चीफ सेक्रेटरीज़ को, जो कि हमारे नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सब के चीफ सेक्रेटरीज़ को लिखा कि आप एक अच्छे से एक्शन लो ताकि जो इलीगल इन्फ्लक्स ना हो म्यांमार के अंदर। बेसिकली यहाँ पर बात करी गई है इलीगल इन्फ्लक्स की, यानी कि आप कह सकते हो गलत तरीके से जो है कोई ना घुस जाए। तो इन्फ्लक्स बेसिकली कोई दूसरे कंट्री का पर्सन जो है अंदर आना। तो यहाँ पे आप देख पाओगे सारे जो है वहाँ से काफ़ी हद तक लोग निकल चुके हैं म्यांमार से, तो वो कंट्रीज़ के अंदर आ रहे हैं। तो आप देख पाओगे कि बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर वो लोग आ भी चुके हैं, पहले भी मिजोरम के अंदर आ चुके हैं, लेकिन फिर उसके बाद इंडिया के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये कहना है कि आप लोग चेक करो कोई इलीगली यहाँ पर इन्फ्लक्स ना करे, हमारी कंट्री के अंदर इलीगली ना आए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आप देख पाओगे एक सेंसस डेटा क्या बताता है, सेंसस डेटा में डिसाइड फूड सब्सिडी। इस आर्टिकल के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, एक एडिटोरियल आया था, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि जो नीति आयोग है वो एक नया डॉक्यूमेंट उसने रिलीज़ किया है और उस डॉक्यूमेंट के अंदर बात करी गई है कि जो पहले राशन मिलता था, पहले ज़्यादा लोगों को राशन मिलता था, नाउ अब यहाँ पर लोगों की संख्या कम कर दी जाएगी। ठीक है, कम लोगों को यहाँ पे फ़ायदा होगा और प्लस जो पैसा बचेगा सरकार के पास वो सरकार अपने बाकी चीज़ों के अंदर, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बाकी डेवलपमेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर लगाएगी। ठीक है, हमने इसके बारे में बात करा था, लेकिन वही चीज़ यहाँ पे बात करी गई है। जो सेंटर है वो कंसीडर कर रहा है, रिवाइज कर रहा है जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं कि इनको ये फूड ग्रेन्स देना है, ये राशन देना है, नहीं देना है, ठीक है, ये बढ़ाने हैं या कम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर वापस से ये चीज़ें देखी जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ के बारे में डिस्कशन दोबारा से करा गया है। तो फूड मिनिस्ट्री ने जो है अपना कन्वर्सेशन किया नीति आयोग से, और यहाँ पे नीति आयोग ने, मैंने जैसा बोला था, एक पेपर इशू किया था, उसके अंदर बोला कि अब क्या होगा, पहले ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता था, मान लो पहले 70% तक लोगों को हम लोग राशन देते थे, नाउ अब क्या करेंगे, हम लोग 60% लोगों को राशन देंगे, और जो ये 10% लोगों का राशन ना देने से पैसा जो बचेगा वो सारे डेवलपमेंट एरियाज़ में लगाया जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज़ के ऊपर वापस से रिव्यू करा जा रहा है, वो यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे, बात करी गई है जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये क्या है यार, ये आर्टिकल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इस आर्टिकल को मैं 2 बार डेली करंट अफेयर के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, और यहाँ पे 2-3 बार द हिंदू न्यूज़पेपर में डिस्कस कर चुका हूँ। अब आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें बतानी है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है, ठीक है, ये कब यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं, किस चीज़ का ये सेलिब्रेशन है, कौन से ईयर का, किस चीज़ का ये सेलिब्रेशन, लेकिन कौन से ईयर का ये सेलिब्रेशन है, आप लोग को ये 2-3 चीज़ें बतानी है इस पूरे फेस्टिवल के बारे में। ये क्या है आज़ादी का अमृत महोत्सव, इंपॉर्टेंट भी है, मैं 3-4 बार बता चुका हूँ, तो ये आज आप लोगों के लिए एक दूसरा क्वेश्चन बन गया है। मैक्सिको के बाद आप लोगों को इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 11 की तरफ आएंगे, और पेज नंबर 11 और 12 दोनों तरफ एडवर्टीजमेंट्स भरे हुए आप देख पाओगे, और हम इसे ईजिली छोड़ सकते हैं। देखेंगे पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, दुनिया में क्या चल रहा है, तो फटाफट नज़र मारेंगे। खैर इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं नहीं। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, बात करी गई है यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन यहाँ पर आप देख पाओगे कोशिश कर रहे हैं कि वायरस से हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएं। ठीक है, जल्दी से हम लोग वायरस से लड़ पाएँ, उसके लिए यहाँ पर आप देख पाओगे जो बाइडन ने कल एक पैकेज भी रिलीव किया था, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। खैर आपके लिए यहाँ पे ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा हाँ, कल एक चीज़ हो गई थी, याद है आप लोगों को जो बाइडन की जगह जोसेफ बाइडन। ठीक है, तो वो क्या था यार, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। देखो कल क्या हुआ था, वहाँ पे लिखा हुआ था जोसेफ बाइडन, हालांकि जहाँ तक जो है न्यूज़पेपर है, द हिंदू न्यूज़पेपर है, वो जो बाइडन ही लिखता है। कल रेयर केसेस में आ गया था जोसेफ बाइडन, आप देख पाओगे सभी जगह पर आपको जो बाइडन ही देखने को मिलेगा, तो वो रेयर केसेस में, बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में था। ठीक है, हाँ, वो जोसेफ बाइडन का पूरा नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, सॉरी जो बाइडन का पूरा नाम पता होना चाहिए। उनका नाम है जोसेफ रॉबिनेट बाइडन जूनियर लगाते हैं। ठीक है, जूनियर मतलब कि इनके फादर का नाम भी ये था। तो यहाँ पर बेसिकली उसी को लेकर हम बात कर रहे थे कि यार ये गलत लिखा है, ये गलत नहीं लिखा है, मतलब मैं ये कह रहा था कि ज़्यादातर जो है ये बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर ये बहुत कम यूज़ करता है, और कल ये चीज़ देखने को मिली इत्तेफाक से, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हाँ ये नहीं है, ये करेक्ट है, इसको याद रखो। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ हो जाओगे, जो बाइडन के नाम से ही जाने जाते हैं, तो आप वही याद रख सकते हो। ठीक है, कौन है वैसे ये, यूएस के कौन से भी प्रेसिडेंट हैं, ये 46 प्रेसिडेंट है। ठीक है, 46वें प्रेसिडेंट है, 45वें कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो हो गई ये चीज़ क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। यहाँ पे बात करी जा रही है यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जिनका नाम है जेक सुलिवान। आप देख पाओगे इन्होंने रिपोर्टर्स को बताया, रिपोर्टर से बोला कि जो क्वाड की कल समिट हुई है, क्वाड के बीच में लीडर्स के बीच में आपस में जो बातचीत हो रही थी उसके अंदर चाइना के ऊपर भी फोकस किया गया है। ठीक है, चाइना के बारे में भी डिस्कशन किया गया है, लेकिन चाइना मेन फोकस पे नहीं था, लेकिन फिर भी चाइना का जिक्र हुआ है। और दूसरी बात, जो क्वाड की समिट हुई है उसमें एलएसी को लेकर जो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर का सिचुएशन बैठ रहा है उसको लेकर भी बातचीत हुई है। इनके द्वारा ये रिपोर्टर्स को बताया गया है। ठीक है, इन्होंने ये सारी चीज़ें पुल्ला खोल दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इनके द्वारा ये भी बताया गया कि कोविड-19, क्लाइमेट चेंज, इन सब को लेकर बात हुई है, लेकिन चाइना को अभी फोकस हुआ है, इन्होंने ये चीज़ रिपोर्टर्स को बताई है ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आप देख पाओगे क्या बात करता है कि आप देख पाओगे रशिया फॉर तालिबान इंक्लूजन इन अफगान इंटरिम गवर्नमेंट। ये एडिटोरियल है हमारा, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको मैं रिलेट कर दूंगा। यहाँ पे बेसिकली क्या है, रशिया जो है फेवर में है। जो यूएस प्रेसिडेंट का जो बाइडन का एक डिसीजन है कि अफगानिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है अफगान गवर्नमेंट के बीच में और तालिबान के बीच में। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन ये दे रखा है कि तालिबान को इंक्लूड कर सकते हैं अफगान गवर्नमेंट में, आधा आधा मिलकर ये लोग आपस में जो है रूल्स वगैरह बना सकते हैं, तो एक सोल्यूशन निकल कर आएगा। क्या सिचुएशन है ये मैं अभी आपको एडिटोरियल सेक्शन पे बताऊंगा, तो आगे चलेंगे। ठीक है, वहाँ से हम लोग रिलेट कर सकेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 14, दैट इज बिजनेस सेक्शन। तो इकोनॉमिक से रिलेटेड आर्टिकल, वही आर्टिकल है यार, यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, छोड़ो इसे, जल्दी से चलते हैं अपना एडिटोरियल पर। ठीक है, वो है ये कि इन्फ्लेशन अभी बढ़ रहा है और फ्यूल के प्राइसेस, एलपीजी के प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, छोड़ते हैं इसे। नाउ आते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन पर। आज के 2 एडिटोरियल्स हैं जो कि आप लोग देख पाओगे। ठीक है, 2 एडिटोरियल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला ये वाला, और ये इस वाले एडिटोरियल से आप पक चुके हो, मुझे पता है। ये एडिटोरियल आईटी रूल्स के बारे में है और आई होप आप लोगों को अभी क्लियर होंगे। आईटी रूल्स के बारे में ना आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो उसी के बारे में बताया गया है। आईटी रूल्स क्या है, क्या कमियां हैं यार, बस वही चीज़ आ रही है। आप लोग इजीली जो है छोड़ भी सकते हो, अगर आप लोगों को मालूम है तो ऐसे वीडियो बंद भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला है, इसके अंदर बात करा गया है अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान के अंदर जो पीस हम लोग शांति बनाने की कोशिश करते हैं उस चीज़ के बारे में। चलो पहले ये वाला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दूसरे पे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। ठीक है, देखो अफगानिस्तान के अंदर पीस बनाने की, शांति बनाने की कोशिश हर कोई कर रहा है। इंडिया भी यहाँ पर सोचता है कि अफगानिस्तान के अंदर शांति बन जाए। अफगानिस्तान के अंदर क्या चल रहा है कि जो लोग चाहते हैं शांति हो जाए, अफगान गवर्नमेंट, ठीक है, अफगानिस्तान की सरकार, और वहाँ पर तालिबान है। तालिबान एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तालिबान एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे अफगानिस्तान गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमारे हिसाब से रूल होने चाहिए, अफगान गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से रूल होने चाहिए। आपस में लड़ते रहते हैं, बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है, और आप देख पाओगे तालिबान के द्वारा बहुत सारे लोगों को मारा भी जाता है। ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। और ये सिचुएशन आज की नहीं है, ये सिचुएशन हो गया बहुत सालों पुरानी, ये बात चली रही है लगातार। ठीक है, अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन कोई नहीं निकाल पाया। बराक ओबामा आ गए, निकल गए, डोनाल्ड ट्रंप आ गए, निकल गए, जो बाइडन आ गए। अब जो बाइडन इसके लिए स्टेप उठा रहे हैं। अब यहाँ पे जो बाइडन की कोशिश ये है कि इस पे यहाँ पे शांति बनाई जाए। भारत भी चाहता है कि हाँ यहाँ पर शांति होनी चाहिए, रशिया भी चाहता है शांति होनी चाहिए, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, चाइना, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, सभी लोग मिलकर चाहते हैं कि यहाँ पर पीस हो जाना चाहिए, पीस डील होनी चाहिए। अब पीस डील पर जो बाइडन है उन्होंने अपना क्या विचार रखा, ये देखो, दिमागीदार यहाँ पे खेल खेला है। देखो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, अब यहाँ पे जो बाइडन का कहना ये है, देखो अभी जो चलती है वो सारी अफगानिस्तान गवर्नमेंट की चलती है, वहाँ पर भी संविधान को लेकर बातचीत चलती है, लेकिन दूसरी तरफ जो है तालिबान भी अपने रूल्स को अपनाता है, और इसी वजह से तो भिड़त होती रहती है आपस में। अब यहाँ पर जो बाइडन का कहना यह है कि जो भी आपके यहाँ पे कह सकते हो, जो भी आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर आप क्या करो, आपकी सरकार तो रहेगी, प्लस तालिबान को भी इंक्लूड कर लो। अगर सरकार के अंदर इधर से भी 50% तालिबान के हो, 50% यहाँ से हो, तो सोल्यूशन तो निकल गया। तालिबान चाहता है हमारे हिसाब से रूल होने चाहिए, अफगान गवर्नमेंट चाहती है इसके हिसाब से रूल होने चाहिए, तो आपस में मिलकर 50% यहाँ के रूल हो, 50% यहाँ के रूल हो, सोल्यूशन हो गया, हो गई शांति। तो वो यहाँ पर बताया गया है कि अफगानिस्तान लीडर ने यहाँ पर हैव टू चूज़ बिटवीन वॉर एंड शेयरिंग पावर, यानी कि अफगानिस्तान के जो लीडर हैं उनको चूज़ करना पड़ेगा 2 चीज़ों में से। 2 ऑप्शन है उनके पास, या तो वो चूज़ कर लें वॉर, ठीक है, या फिर युद्ध करें, तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट मिलकर युद्ध करें, या फिर आप क्या कर सकते हो, पावर को शेयर कर सकते हो। पावर शेयर करना बेटर है, शांति हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली वो बोला गया युद्ध करो या फिर पावर शेयर करो, 2 ऑप्शन है आपके पास। तो ऐसा बाइडन ने यहाँ पर ये ऑप्शन रख दिए हैं, और इससे फ़ायदा भी होगा। जो इंटरिम यूनिटी आप कह सकते हो गवर्नमेंट है,
इसके अंदर अगर तालिबान को इंक्लूड कर लेंगे तो काफ़ी हद तक सिचुएशन सुधरती हुई नजर आएगी। बहुत सारी कंट्री सपोर्ट कर रही हैं, यूएस, रशिया, चाइना, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, सब लोग जो है यहाँ पर इस सॉल्यूशन को लेकर सही हैं, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से कहानी आ रही है, बहुत टाइम से ये न्यूज़ के अंदर है, तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन ज़रूर होना चाहिए। उसके साथ आप लोग देख पाओगे यहाँ पर ये बोला गया है, तालिबान एंड एग्री टू अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन which means some of the country's hard-won liberties could be sacrificed. It's a choice between two bad options. यहाँ पर जो तालिबान है और अफगानिस्तान गवर्नमेंट है, दोनों के पास ये चॉइस है दो ऑप्शंस के बीच में कि आप लोग युद्ध कर लो या फिर अपने आपस में पावर को शेयर कर लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर बात करी गई है आईटी रूल्स के बारे में, ठीक है। आईटी रूल्स बताया गया है प्लस क्या कमियां हैं आईटी रूल्स की वो बताई गई हैं। पहले मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, ठीक है। ज़रूरत नहीं है हमें आर्टिकल पढ़ने की, मैं आप लोगों से पहले भी बोल चुका हूँ। अगर आप लोगों को न्यूज़ मालूम है कि क्या न्यूज़ है, खबर क्या है, उसके बारे में न्यूज़ क्या है, प्रोज कॉन्स क्या है, सब मालूम है, हटाओ, नहीं पढ़ना एडिटोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं आईटी रूल्स की, तो अभी हमारी सरकार आईटी रूल लेकर आई है, आईटी रूल्स 2021। अब ये आईटी रूल पूरा इसका नाम क्या है आपको ध्यान रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस रूल का नाम याद रख लेना, ये लगातार न्यूज़ के अंदर है। इसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड्स रूल्स 2021, ठीक है। ये इसका नाम, आप लोग यहाँ पर भी इसका नाम देख पाओगे, पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। नाउ जब ये हम लोग रूल लेकर आए, इसके अंदर हम लोगों ने डिसाइड किया है क्या, बेसिकली 3-4 चीज़ों को लेकर बातचीत करी गई है, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए जिनको हम लोग ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं, और प्लस जो हमारे डिजिटल न्यूज़ चैनल्स हो गए। प्लस अगर हम बात करें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हो गए, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब हो गए, ठीक है। उसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कौन से हो गए, अमेजन प्राइम वीडियो हो गया, और उसके बाद नेटफ्लिक्स हो गया, और भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यूज़, डिजिटल न्यूज़ हो गया अपना। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो कंटेंट है, कंटेंट को मॉनिटर करेंगे, ठीक है। एक तरीके से जो कंटेंट है यहाँ पे, जो भी चीज़ें चल रही हैं आज के टाइम पर, डेली बेसिस पे बहुत सारा कंटेंट अपलोड होता है, तो इसको मॉनिटर करने के लिए, इसको देखने के लिए हम लोग ये आईटी रूल का इस्तेमाल करेंगे। मान लो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई फेक न्यूज़ फैल रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये गलत खबर, फेक न्यूज़ काफ़ी हद तक फैल चुकी है और फैल रही है, तो यहाँ पर ये आईटी रूल हमें हक देता है कि हम इस फेक न्यूज़ को या तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बताकर इसको हटवा दें, और साथ ही साथ इसको हटवाने के बाद इसके ओरिजिनेटर को ढूंढें। किसको? ओरिजिनेटर को, यानी कि कहाँ से ये न्यूज़ फैलना चालू हुई है, किस पर्टिकुलर बंदे ने इस न्यूज़ को फैलाया है, उसको ढूंढा जाए और उसके खिलाफ फिर कार्रवाई चलेगी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। उसी तरीके से जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे चलो सही बात है, यहाँ पे जो भी हमारे अमेजन प्राइम वीडियो है, नेटफ्लिक्स हो गया, यहाँ पे बहुत सारा सेक्सुअल कंटेंट, पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाया जाता है। तो उन कंटेंट्स को आप कह सकते हो क्लियर करने के लिए, उन कंटेंट्स को रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए भी हम लोग इन आईटी रूल्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी सारे जो डिजिटल न्यूज़ हो गया, वहाँ पे भी हम लोग फेक न्यूज़ को मॉनिटर करेंगे। लेकिन यहाँ पे बातचीत क्या है, बात यह है कि देखो इसकी कमी यहाँ पर क्या बताई गई है। ये तो हो गया आईटी रूल जो कि हमारा ये है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे मैंने क्या बताया कि लोगों को जो ओरिजिनेटर है उसको ढूंढा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखोगे ये भी बात करी जा रही है जो हमारे संविधान में हक हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे पास खुल के बातचीत रखने का, खुल के बातचीत करने का, अपने हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि हम खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये संविधान हमारा हक देता है, ठीक है। तो ये चीज़ वॉयलेट हो रही है आज के टाइम पर, इन रूल की वजह से ये चीज़ वॉयलेट हो रही है, तो वही चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पहले तो आपको यहाँ पर ये देख पाओगे, ये आधे पेज में तो सब कुछ समझाया गया है कि क्या है ये रूल। उसके बाद जो भी प्रोसेस है, जो भी आपका रेगुलेशन होगा, जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो आपके कंटेंट को रेगुलेट करेगी, इतने में ये ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद देख पाओगे इससे क्या कमियां आ रही हैं। कमियां ये आ रही हैं, आपके पास जो भी संविधान में आर्टिकल 19 हो गया, ये हो गया, हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हम लोगों के पास, ठीक है। वही सारी चीज़ें आ गई रिपीटेडली, तो यहाँ पर इन चीज़ों को वायलेशन हो रहा है, यानी कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को आप कह सकते हो डर रहेगा, लोग फिर कुछ बोल नहीं पाएंगे। अगर सरकार के खिलाफ कोई सही बात भी उठानी होगी तो लोग वो चीज़ नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। तो ये थी कुछ कमियां इसको लेकर। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ना। इसी के साथ करते हैं अपने डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का एंड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।